लास्ट पार्ट तक हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव नेचर को पढ़ा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो वेव नेचर है वो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस जैसी फिनोमिना को तो वो एक्सप्लेन कर जाता है, लेकिन जैसे कुछ प्रॉपर्टीज हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसका मतलब ये है कि जब कोई हॉट बॉडी है तो वो अपने में से रेडिएशन को इमिट कर रही है या एब्जॉर्ब कर रही है, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जैसे कि किसी मेटल की सरफेस पर जब किसी लाइट को फॉल करवाया जाता है, पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की लाइट को फॉल करवाया जाता है, तो वो अपने में से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने लगती है। तो इसकी फिनोमिना को, या फिर जो सॉलिड की जो हीट कैपेसिटी होती है, अलग अलग सॉलिड की अलग अलग हीट कैपेसिटी होती है, तो इसको भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। और जो लाइन स्पेक्ट्रम होते हैं स्पेशल हाइड्रोजन के केस में, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, तो उसको भी ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो वेव नेचर है, यदि हम उसको वेव करें तो वो कंटिन्यूअस फॉर्म में एनर्जी को इमिट कर रहा है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो है इफेक्ट ये एक्सप्लेन नहीं हो रहे। यहाँ तक कि जो क्लासिकल फिजिक्स है उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे। तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल नेचर बताया गया कि ये पार्टिकल नेचर की होती है। तो फिर बाद में बताया गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है वो ड्रिल नेचर की होती है, वो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन पहला तो हम ये देख लें कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है और ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है। तो इन दोनों को हम, और जो प्लैंक की क्वांटम थ्योरी है उसको हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन से। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि कोई बॉडी है, उस पर यदि कोई रेडिएशन आती है तो क्या होगा, या तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, या तो वो एब्जॉर्ब होगी, और या तो वो ट्रांसमिट हो जाएगी, मतलब कि बाहर निकल जाएगी, या उसमें ही एब्जॉर्ब हो जाएगी, या फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आपने देखा होगा ऐसे भी कि हमें कलर दिखाई देते हैं। हमें कलर क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा कि जब व्हाइट लाइट किसी सरफेस पर फॉल करती है, किसी मैटर की, किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस पर फॉल करती है, तो वो जो ऑब्जेक्ट है उस व्हाइट लाइट का कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ को इमिट करता है। तो वो जिस कलर की वेवलेंथ को इमिट करता है वो उस कलर की दिखती है। यदि वो सारे लाइट, व्हाइट लाइट के सारी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर ले तो वो किस कलर का दिखने लगता है? वो ब्लैक कलर का दिखने लगता है। और यदि सारे को रिफ्लेक्ट कर दे तो वो किस कलर का दिखने लगता है? व्हाइट कलर का दिखने लगता है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि यदि हम किसी चीज को गर्म करते हैं, मतलब यदि हम उसको टेम्परेचर दें, तो टेम्परेचर देने पर वो इग्निटेड होती है, फिर वो अपने में से कुछ रेडिएशन को रिलीज करती है। तो आपने देखा होगा कि पहले वो रेड कलर की होगी, फिर ऑरेंज कलर की होगी, फिर येलो कलर की होगी, फिर धीरे धीरे ऐसे उसकी वेवलेंथ कम होती जाएगी और किस रीजन में आती जाएगी? शॉर्टर वेवलेंथ के रीजन में आती जाएगी। आप चेक करिए एक बार विजिबल स्पेक्ट्रम को, उसमें आपको दिखेगा कि फिर फाइनली उसका कलर क्या हो जाता है? ब्लू हो जाता है। लास्ट में वो ब्लू कलर की हो जाती है जब हम उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देते हैं। जैसे कि यदि हम एक आयरन रॉड को गर्म करते हैं, इस आयरन रॉड को जब हमने फर्नेस में लिया और लेने के बाद हमने इसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया, इसको हीट करना स्टार्ट किया, तो क्या होगा कि पहले तो स्टार्टिंग में जब कम टेम्परेचर रहेगा तो हमें कुछ भी कलर विजिबल नहीं होगा। उसके बाद धीरे धीरे रेडिएशन इमिट होना स्टार्ट होगी। पहले हमें रेड कलर दिखेगा, फिर हमें डार्क रेड कलर दिखेगा, उसके बाद वो कलर और ब्राइटर होते जाएगा। धीरे धीरे वो ऑरेंज होगा, फिर येलो होगा, फिर व्हाइट होगा, और फाइनली वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसमें से हमें ब्लू कलर की रेडिएशन निकलती हुई दिखाई देगी, बहुत ही हाई टेम्परेचर है। ऐसा ही यदि हम किसी बल्ब के लिए देखें, तो बल्ब को यदि हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया, तो जैसे ही हम उसको 20 वोल्ट की एनर्जी देंगे, यदि हम कोई प्रैक्टिकल करके देखेंगे, किसी बल्ब को यदि हमने 20 वोल्ट की एनर्जी दी, तब तो उसमें हमें कोई कलर ऑब्जर्व नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम उसे 40 वोल्ट की एनर्जी देंगे तो वो हमें हल्का रेड कलर का दिखेगा। उसके बाद फिर हम और एनर्जी को बढ़ाते जाएंगे, वोल्ट बढ़ाते जाएंगे, तो 80 पर वो ब्राइटर रेड हो जाएगा। उसके बाद 140 पर वो ऑरेंज दिखेगा, और फिर 200 वोल्ट पर वो येलो कलर का हमें बल्ब जलता हुआ दिखाई देगा। इससे हमें क्या पता चल रहा है? देखिए, जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि जो रेड कलर
होता है उसकी जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ लॉन्ग वेवलेंथ होती है, और जब वेवलेंथ बड़ी होगी तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, लो, कम होती है उसकी फ्रिक्वेंसी, और धीरे धीरे वो कहाँ जा रहा है, वो ब्लू कलर की तरफ जा रहा है। तो जो ब्लू या वॉयलेट कलर होता है, उस ब्लू कलर की जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्टर होती है और उसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो वैसे वैसे ब्राइटनेस बढ़ती है, मतलब कि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है। इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस, लाइट की ब्राइटनेस बढ़ती है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। इसका मतलब क्या है कि उसकी फ्रिक्वेंसी भी बढ़ रही है। और हमें देखिए, जब आप किसी बॉडी को जब टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो वो बहुत टाइप की रेडिएशन को इमिट करता है, लेकिन हमें सिर्फ वही रेडिएशन दिखती है जो कि विजिबल रीजन में होती है। तो इसीलिए यहाँ पर हमें कोई, देखिए वो 20 वोल्ट पर जब था हमें कोई कलर ऑब्जर्व नहीं हो रहा था, तब भी वो रेडिएशन को इमिट कर रहा था, लेकिन वो किसी दूसरे रीजन की वेवलेंथ को, मतलब किसी दूसरे जो रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ को इंक्रीज कर रहा था, जो कि नॉन विजिबल होती है। हमने ईएमआर के स्पेक्ट्रम में पढ़ा ना, बहुत टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, तो वो ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट कर रहा था जो कि विजिबल रीजन में नहीं आ रही थी। फिर टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो वो धीरे धीरे फ्रिक्वेंसी भी बढ़ते जाती है। आप स्पेक्ट्रम को देखिए तो 10⁻⁵ हर्ट्ज पर जब वो आ जाती है तब वो विजुअल रीजन में आती है और तब वो हमें विजुअल होती है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि कंक्लूजन क्या निकला इस सारे का, कि जो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे ब्राइटनेस भी बढ़ती जाती है। मतलब कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट या इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो होती है इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी पे, टेम्परेचर पे जो हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। और एनर्जी का मतलब क्या है कि जिसकी जितनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उसकी उतनी ज्यादा क्या होती है, हाई एनर्जी होती है। हायर फ्रिक्वेंसी हायर एनर्जी, तो वैसे वैसे उसकी फ्रिक्वेंसी भी बढ़ती जाएगी। यदि इंटेंसिटी ऑफ लाइट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, फ्रिक्वेंसी के, एनर्जी के। और फ्रिक्वेंसी क्या है, ऐसा बोला जाता है, अभी आप आगे पढ़ेंगे कि हम आगे पढ़ेंगे कि जो लाइट होती है वो स्मॉल स्मॉल एनर्जी के पैकेट से मिलकर बनी हुई होती है, और उन पैकेट को ही हम क्या बोलते हैं, फोटॉन्स बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं ना। तो ये जो नंबर ऑफ फोटॉन्स जिसमें जितने ज्यादा होते हैं, जैसे ये रेज आ रही है, उन्होंने कहा ये लाइट, ठीक है, ये रेडिएशन, तो उन्होंने कहा वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट से मिलकर बनी हुई है जिसको हम क्वांटा बोलते हैं, और लाइट की टर्म में उसको फोटॉन बोलते हैं। तो यही जो एनर्जी के पैकेट्स हैं वो जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा उसमें एनर्जी होगी और उतनी ज्यादा उसमें ब्राइटनेस होगी। ये कंक्लूजन है। अब हम देखते हैं, ग्राफ देखते हैं इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का। तो यदि हम इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ बनाते हैं तो इस ग्राफ में देखिए कि पहले हमने लो टेम्परेचर दिया, ठीक है, यहाँ पर से जो मैंने पिक्स बनाए हैं, तो ये इसको आप T1 मान लीजिए, इसको T2 मान लीजिए, इसको T3 मान लीजिए, ऐसे आप मान सकते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया ना कि जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे फ्रिक्वेंसी कम होती जा रही है, वैसे वैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ती जा रही है, मतलब वेवलेंथ कम होती जा रही है। तो इस तरफ आप आएंगे तो वेवलेंथ कम होगी, ठीक है, इस ग्राफ में इस तरफ जब आएंगे तो आप वेवलेंथ कम होगी। तो देखिए यदि ये हमारा ये वाला जो ग्राफ है, यदि मैंने T1 टेम्परेचर लिया, मतलब सबसे कम वाला टेम्परेचर जब मैंने लिया, तब मैंने देखा कि मुझे जो वेवलेंथ मिल रही है वो इस रीजन में फॉल कर रही है। उसके बाद और टेम्परेचर को बढ़ाया तो इस रीजन में फॉल कर रही है। उसके बाद और टेम्परेचर को बढ़ाया तो इस रीजन में फॉल कर रही है, कुछ ऐसा ग्राफ मिल रहा है। उसके बाद और टेम्परेचर को बढ़ाया तो वो इस रीजन में, उसके बाद और टेम्परेचर को बढ़ाया तो वो इस रीजन में, फिर और बढ़ाया तो वो इस रीजन में। तो इसका मतलब ये है हमारा क्या, वेवलेंथ, और ये है इंटेंसिटी। तो यहाँ पर देखिए कि आपको यहाँ पर जो पीक मिल रहा है, ये जो पीक मिल रहा है, ये पीक किसका है, ये यहाँ पर जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है उसका पीक है, कि इस पॉइंट पर उसकी इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि ग्राफ इस तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब कि वेवलेंथ उसकी क्या हो रही है, कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ती जा रही है, एनर्जी उसकी बढ़ती जा रही है जैसे जैसे आप टेम्परेचर को दे रहे हैं, और उसी के साथ उसकी ब्राइटनेस भी बढ़ती जा रही है। इस पिक को देखिए, इंटेंसिटी भी उसकी बढ़ते जा रही है। तो ये जो पॉइंट है
जहां पर उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम, उसको हमने क्या बोला, लैम्डा एम। मैक्सिमम इंटेंसिटी जहां, उसको हमने बोला लैम्डा एम। तो इस ग्राफ से हमें क्या समझ में आता है, इस ग्राफ से हमें, और यहाँ पर आपका विजिबल रीजन है, यहाँ पर आपका विजिबल रीजन। तो धीरे 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 पहले तो आप उसको थोड़ा टेम्परेचर देते हैं तो कुछ वेवलेंथ को अपने में से इंक्रीज करता है, लेकिन वो विजिबल रीजन में नहीं होती है, इसलिए आपको वो विजिबल नहीं होती है। उसके बाद जब धीरे धीरे और टेम्परेचर बढ़ता है, ग्राफ उस तरफ शिफ्ट होता है, तो तब आपको वो फिर विजिबल होने लगता है कलर। और फाइनली जैसे ये 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक है, तो जैसे जैसे वो इस तरफ शिफ्ट होगा तो वो फिर आपको विजिबल होने लगता है कलर, ब्लू कलर आपको दिखने लगता है। देखिए इस ग्राफ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को अपने में से इमिट कर रहा है। यहाँ पर से आकर देखिए वो यहाँ तक ही इमिट किया बस, और जैसे टेम्परेचर और बढ़ा तो फिर उसने दूसरे टाइप की वेवलेंथ यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ पर वो वेवलेंथ फिर क्या हो जा रही है, खत्म हो जा रही है। उसके बाद आप फिर और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वो नई टाइप की वेवलेंथ। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग आप ये देखिए कि वो कंटिन्यूअसली अपने में से एनर्जी को इमिट कर रहा है। तब तो यदि उसने इस यहां से स्टार्ट किया, यदि उसने अपने में से एनर्जी को इमिट करना, तो वो कंटिन्यूअसली उसका ग्राफ कैसे जाएगा, खुद ही सोचिए ना, ऐसा जाएगा फिर उसका ग्राफ। लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया तो ऐसा तो ग्राफ नहीं मिला, ठीक है। तो प्रैक्टिकली जब देखा गया तो ये प्रैक्टिकली सही नहीं था, तो फिर क्लासिकल मैकेनिक्स जो थी वो वहां पर फेल हुई। फिर उन्होंने बताया कि नहीं, इसका मतलब क्या है कि ये वेवलेंथ अलग, ये वेवलेंथ अलग है। इसका मतलब ये है कि जो रेडिएशन इमिट होती है वो रेडिएशन पार्टिकल के फॉर्म में इमिट होती है, छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में, कंटिन्यूअस फॉर्म में। रेडिएशन जो है वो अपने में से एनर्जी को जो इमिट करती है, जो रेडिएशन इमिट होती है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होती है, वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स, या आप ऐसे समझिए कि वो पार्टिकल के फॉर्म में अपने में से एनर्जी को क्या करती है, इमिट करती है। तभी तो यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, नहीं तो क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग आपको ऐसा ग्राफ मिलता। फिर उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और वो जो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट से मिलकर बनी हुई है, उनको उन्होंने क्या कहा, क्वांटम कहा। और यदि एक रेडिएशन उसके अंदर यदि बहुत सारे क्वांटम है तब उनको क्या कहा उन्होंने, क्वांटा कहा। क्वांटा इसका प्लूरल है, मतलब कि बहुत सारे पार्टिकल्स, मतलब आप उसको क्या बोलेंगे फिर, क्वांटम। तो ये प्लैंक ने बताया था। तो प्लैंक की जो क्वांटम थ्योरी है उसको हम पढ़ेंगे इन डिटेल, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। तो ये जो हमने पढ़ा इसमें यहाँ पर ये क्वांटा वर्ड है, और यहाँ से ही फिर किसका बर्थ होता है, क्वांटम मैकेनिक्स का बर्थ होता है। यदि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उसको यदि आप वेव माने, तो वेव के अकॉर्डिंग, उसकी वेव नेचर के अकॉर्डिंग वो अपने में से कंटिन्यूअस एनर्जी को इमिट कर रही है, जो कि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस जैसी फिनोमिना को भी शो कर रही है। लेकिन वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स, लाइन स्पेक्ट्रम, इसको डिफाइन करने में वो फेल हो जाती है। तो इतना सारा पढ़ लेने के बाद हम देखते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, फिर उसके बाद फिर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। तो ब्लैक बॉडी क्या है, देखिए ये है ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी कुछ नहीं है, एक वेसल होता है, उस वेसल के अंदर कार्बन लेयर की कोटिंग कर दी जाती है। उससे क्या होगा, उससे ये होता है कि ये जो ब्लैक बॉडी है ना, ये बहुत अच्छी एब्जॉर्बर और बहुत अच्छी इमिटर होती है। यदि कोई ऑब्जेक्ट जितना अच्छा एब्जॉर्बर होगा वो उतना अच्छा इमिटर भी होता है। तो ब्लैक बॉडी एक आइडियल बॉडी, एक ऐसी बॉडी है कि जिसमें आप जिस भी रेडिएशन को फॉल करें तो वो उस रेडिएशन को पूरा की पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब इमिट करेगा तो सारा की सारा इमिट करेगा। तो इसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है कि जब आप किसी रेडिएशन को फॉल कराएंगे तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर बाद में उस रेडिएशन को वो इमिट करेगा। तो जब इमिट करेगा तो उसको आप क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। तो ये था ब्लैक बॉडी।
इसके यूजेस क्या है ब्लैक बॉडी के? तो इस ब्लैक बॉडी का यूज ये है कि जैसे किसी प्लैनेट का टेम्परेचर हमें जानना है, मतलब कि हीटिंग इफेक्ट और थर्मल इफेक्ट, इन सबको जानने के लिए, क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है ना। अभी हमने देखा कि कैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ती है। तो थर्मल इफेक्ट को जानने में, हीटिंग इफेक्ट को जानने में इसका यूज किया जाता है। जैसे किसी प्लैनेट का टेम्परेचर यदि जानना है तो हम उसमें इसका यूज किया जाता है। जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसमें यूज होता है, ऑप्टिकल सेंसर में यूज होता है, और IR स्पेक्ट्रा कैलिब्रेशन में इसका यूज किया जाता है। तो ये था ब्लैक बॉडी। इसके बाद हम पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रॉनिक्स।